स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझता हूँ कि अगर उस समय देश में वाजपेयी जैसी शख्सियत ना होती, तो शायद आज रवि राजपूत आपके साथ यहाँ बैठ कर के बात नहीं कर रहा होता। तो इतना लच्चर प्रदर्शन क्यों हुआ मंडी में कांग्रेस पार्टी का? जब मैं जिंदगी में पहली बार महाविद्यालय में गया और किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ा, तो उस संगठन का नाम था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। पर एक चीज तो माननी पड़ेगी कि सरकार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बनी है। मंडी जिला के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 10 में से मात्र एक विधायक कांग्रेस पार्टी से विधानसभा गया है। मौजूदा मुख्यमंत्री के द्वारा मंडी में आकर के ये कहना कि कांग्रेस की सरकार एक तो बनेगी नहीं, अगर बनेगी तो हम उसे चलने नहीं देंगे। तो दोस्तों, आपका वेलकम है आज एक बार फिर से आज के इस हमारे लाइव सेशन में। मेरा नाम है रवि शर्मा और हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है सैमसंग डिजिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का नाम है सीधी बात, और यहाँ पर हम आपके साथ कुछ बेहतरीन लोगों को, कुछ खास पर्सनालिटीज को मिलाते रहे हैं। और इस कड़ी में आज हमारे साथ एक बहुत ही युवा, प्रतिभाशाली और एकदम डायनेमिक पर्सनालिटी जुड़ने वाले हैं, जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और वो अपने विचारों से डेफिनेटली आम आदमी के बीच में धीरे धीरे घर कर रहे हैं। एक युवा सोच के धनी है और बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। मैं बातचीत कर रहा हूं रवि राजपूत जी की, जो युवा कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, प्रदेश के जिला मंडी से बिलोंग करते हैं। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं इस प्रोग्राम में, रवि राजपूत जी, जिला मंडी से। रवि जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है सर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो मैं सैमसंग की टीम का इस लाइव कार्यक्रम में, लाइव मंच पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपकी कार्यशैली को, आपके चैनल को काफी समय से फॉलो कर रहा हूं। जिस कार्य क्षेत्र में, कार्यशैली को लेकर के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो प्रोत्साहन के काबिल है। सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाई कि आपने वो कर दिखाया जो करने से शायद आज के समय में नेशनल टीवी और प्रदेश का मीडिया कतरा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं सैमसंग की टीम का डिबेट में, लाइव शो में हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू। मैं बातचीत अपनी शुरू करूं रवि जी। मैं इससे पहले चाहूंगा कि अब तक की जो आपकी जर्नी है लाइफ, थोड़ा सा आप उसके बारे में जरूर बताएं। मैं जैसे आप लोगों को बताऊं तो मेरी स्कूलिंग जो है वो सदर के एक ग्रामीण हलके से हुई है। मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपनी स्कूलिंग की। उसके बाद मैं कॉलेज के लिए बल्लभ महाविद्यालय मंडी, जो कि आज के समय में यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल कर चुका है, वहां पे गया। वहां पे जब मैं गया तो धीरे धीरे राजनीति के क्षेत्र में छात्र संगठनों से मैं जुड़ा। जब मैं जिंदगी में पहली बार या महाविद्यालय में गया और किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ा, तो उस संगठन का नाम था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। वो हालाते दौर कुछ ऐसे थे कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हिस्सा रहा, लेकिन कुछ हालात ऐसे विपरीत हुए कि मुझे वो दल छोड़ करके 6 महीने के बाद एनएसयूआई में आना पड़ा। एनएसयूआई के लिए हमने बल्लभ महाविद्यालय में हमारा योगदान, हमारा कितना उसमें क्रेडिट है, ये बल्लभ महाविद्यालय का छात्र, बल्लभ महाविद्यालय में 2000 से लेकर के 2014 तक पढ़ा हुआ छात्र बखूबी जानता है। हमने इस संगठन को खून और पसीने से सींचा है। उस संगठन को, जिसका नाम एनएसयूआई है, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं उस दल से उठ करके आया हूं जिसको स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बनाया। तो मुझे खुशी होती है कि आज मैं उस संगठन में हूं, उस राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हूं जो देश में सद्भाव का एक विजन लेकर के चलती है, जो देश को धार्मिक, जातिगत, क्षेत्र, इन सब चीजों से परे एक भारत, एक धर्म, एक राष्ट्र पर चलते हुए देश में विकास की एक गाथा लिखता है। उस दौरान जो मेरे गांव के कुछ एक लोग थे, कुछ एक बच्चे थे जो मेरे साथ बचपन से पढ़े थे, मुझे जानते थे, तो मैंने देखा कि वो जो विचारधारा है वो एक शांत विचारधारा है। वो एक ऐसी विचारधारा है जो बात करती है विकास की, विजन की। एक ऐसी विचारधारा जो बात करती है उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। एक ऐसी विचारधारा जो हर धर्म को, हर जात को, हर क्षेत्र को एक मार्ग पर आगे लेकर के आती है, और उस मार्ग का नाम है भारत पथ। जब मैं पहली बार एनएसयूआई से जुड़ा तो वो साल 2009 था।
उस दौरान बल्लभ महाविद्यालय में विद्यार्थी परिषद की तूती बोलती थी, लेकिन हमने उस विचारधारा को आगे बढ़ाया, तन और मन से संगठन को सींचा। जेब तो हमारी खाली होती थी क्योंकि हम छात्र थे और मैं राजनीति में आऊं, पिताजी ऐसा नहीं चाहते थे। उनका सीधा सीधा कहना था कि पढ़िए, नौकरी करिए, अपना भविष्य बनाइए। लेकिन युवावस्था में, जोश में, होश में और शिक्षा के ज्ञान में हम आगे बढ़ते रहे। 2010, 2011, 2012 और आखिरकार वो साल आ ही गया जब हमने विद्यार्थी परिषद से 3 सीटें छीन करके बल्लभ महाविद्यालय में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का एससीए बनाई। आज काफी गर्व महसूस हो रहा है आपके चैनल के माध्यम से। पुराने पन्नों को जब पलट करके देखते हैं तो एक रोमांच सा महसूस होता है। खुशी होती है कि हम उस दल से उठ करके आए हैं जो दल एक विचारधारा का नेतृत्व करता है, जिस दल को आयरन लेडी ने बनाया। हम उस दल से हैं जिस दल का गठन देश की इकलौती महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। लेकिन जब 2014 के बाद धीरे धीरे पारिवारिक जिम्मेवारियां भी बढ़ती गई तो राजनीति के क्षेत्र से थोड़ी दूरियां हो गई। लेकिन खुशी होती है मुझे ये कहते हुए कि आज कांग्रेस जो है वो युवा नेतृत्व को लेकर के आगे बढ़ रही है। इसका प्रमाण है प्रदेश में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी जी। बड़े भाई ने 2021 में मेरे ऊपर भरोसा जताया। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर फोन करके ये कहा कि आप आइए और संगठन में अपना योगदान दीजिए। मुझे खुशी होती है कि आज मैं युवा कांग्रेस से जुड़ा हूं, कांग्रेस की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। दोस्तों, जितने दोस्त हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े हैं, आपको बता दें आज सीधी बात में हमारे साथ जुड़े हैं रवि राजपूत जी, जो जिला मंडी के सदर विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और अपनी राजनीतिक जो जर्नी अभी तक रही है इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। मैं अगला मेरा सवाल आपसे रवि जी, जैसा आपने बताया कि कुछ कारणों से आप पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ गए, फिर आप एनएसयूआई या कांग्रेस पार्टी की जुड़ी विचारधारा के साथ आप जुड़े, पर मेरा अगला सवाल ये है कि आप राजनीति में अपना आदर्श किसे मानते हैं? इंस्पिरेशन कहाँ किससे मिला आपको राजनीति में आने का? देखिए, मुझे अच्छे से याद है कि 1999 का दौर जब इंडिया और कारगिल का वॉर हो रहा था, तो मैं उस समय अच्छे होश में आ चुका था, सोचने समझने की क्षमता को हासिल कर चुका था। तो उस समय जब मैं अपने होशो हवास में था, मैंने देखा इस देश में एक विजनरी लीडर था जो रूल कर रहा था। और आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि मैं जो प्राउड से ये कह सकता हूं कि हाँ, मैं कांग्रेसी हूं। लेकिन जब मैं उस दौर में बढ़ा तो इस देश में एक शख्सियत थी जो धर्म संप्रदाय से परे हट करके बात करती थी विकास। 1999 में उस समय भारत देश में सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जी। और आप उनके भाषणों को सुनिए, संसद में कहे गए उनके शब्दों को सुनिए, चुनावी सभाओं में कही गई उनकी बातों को सुनिए, तो आप देखेंगे कि उन्होंने जो भी कहा, जहां भी कहा, वो देश को आगे ले जाने को लेकर के कहा। उन्होंने कभी देश के पुरुषार्थ पर चोट नहीं की, उन्होंने कभी पिछली सरकारों को नहीं कोसा, उन्होंने कभी विपक्षी दलों को अपना दुश्मन नहीं कहा, उन्होंने कभी कांग्रेस मुक्त का नारा नहीं दिया, उन्होंने कभी सेना का इस्तेमाल अपने चुनावी फायदे के लिए नहीं किया, उन्होंने कभी भी जनता को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर नहीं बांटा। उन्होंने कभी भी देश को रंग पर, भेद पर, लिंग पर, इन सब चीजों पर देश को कभी भी डिफाइन नहीं किया। उन्होंने बड़े सरल शब्दों में, बड़े स्पष्ट शब्दों में देश की विकास की गाथा लिखी। हालांकि वो बात दूसरी है कि 2003 में वो चुनाव हार गए थे। लेकिन मैं जहां तक देखता हूं, खुद के बारे में सोचता हूं, तो मैं पाता हूं कि मेरे जीवन में, मेरे राजनीतिक जीवन में, मेरे इस राजनीतिक क्षेत्र में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझता हूं कि अगर उस समय देश में वाजपेयी जैसी शख्सियत ना होती तो शायद आज रवि राजपूत आपके साथ यहाँ बैठ करके बात नहीं कर रहा होता। बहुत ही इंस्पायरिंग लीडर रहे हैं देश के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी। किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, निज हाथों में चलते चलते दीपक लेकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
ये जो शब्द हैं स्वर्गीय श्री वाजपेयी जी के, ये पूरे समाज के लिए थे कि एकजुटता के साथ सब लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, और पूरे देश में लोगों के दिलों में आज भी राज करते हैं। जैसा कि मैंने बहुत सारे लाइव इंटरव्यूज में आपको देखा है, जो डिबेट्स हुई हैं इलेक्शन से पहले, बड़े जोश से आप बातचीत कर रहे थे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जीत को लेके। तो अभी हाल यह कि जिला मंडी की मैं बातचीत करूंगा, 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 10 में से 9 सीटों में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। मात्र एक सीट जीतने में कामयाब हुई है कांग्रेस पार्टी। तो इतना लच्चर प्रदर्शन क्यों हुआ मंडी में कांग्रेस पार्टी का? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मंडी में लचर प्रदर्शन हुआ है, पहले तो ये कहना ही गलत है जी। आप देखिए कि भाजपा ने जो है राष्ट्रीय स्तर केंद्रीय नेतृत्व को साथ लेकर के ये जो 2022 का मौजूदा विधानसभा का चुनाव है, ये हिमाचल में नहीं लड़ा है। आप इसको जमीनी स्तर पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो 68 विधानसभा का चुनाव था, ये खाली मंडी जिला के अंदर ही लड़ा गया है। मंडी जिला से बाहर भाजपा ने विधानसभा चुनाव लड़ा ही नहीं। 25 सीटें लेकर के भाजपा विपक्ष में बैठी है, उसमें से 9 सीटें वो मंडी जिला से ले जाती है। आप 25 में से 9 को घटाएंगे तो आप पाएंगे कि मात्र 16 सीटें बचती हैं। 68 विधानसभा क्षेत्र हैं, 68 विधानसभा क्षेत्र, वो आपको 16 सीटें उसमें से आप ले जाते हैं। आप देखिए, मंडी जिला में मुख्यमंत्री जी ने भावनात्मक कार्ड खेला। उन्होंने मंडी मेरी है, मंडी भाजपा की है, भाजपा की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री मंडी से होगा। ये एक भावनात्मक कार्ड था जो भाजपा ने चुनाव से 6 महीना पहले ही खेल लिया था। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, अगर फिर भी आम जनमानस को ये लगता है कि मैं युवा कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं कांग्रेस का ही पक्ष रखूंगा, तो आप दूसरा पहलू देख लीजिए। एक और दूसरा पहलू आप देखेंगे तो संसदीय हल्का शिमला आता है। वहां से प्रदेश के जो अध्यक्ष है भाजपा के, वो मौजूदा सांसद भी हैं। वहां से भाजपा एक सीट भी नहीं जीत पाई है। 12 जिलों में से मात्र 8 जिलों में भाजपा की सीटें आई हैं। 4 जिलों ने भाजपा को पूरी तरह नकार दिया। अगर मंडी विधानसभा की 9 सीटें मुख्यमंत्री जी के भावनात्मक कार्ड में ना फंसती तो जिल्लत भरी हार के साथ भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ता। सरल शब्दों में समझाऊं तो मंडी की जनता ने मुख्यमंत्री जी का मान रखा, उन्होंने उस पद की गरिमा रखी। प्रदेश में जो सत्ता बनी है वो कांग्रेस की बनी है, तो ये कहना कि कांग्रेस की स्थिति लचर थी, ये गलत होगा। हाँ, कांग्रेस पिछड़ी जरूर है, हम ये कह सकते हैं कि हम पिछड़े हैं। आप 2017 का चुनाव देखिए, हम 10 की 10 सीटें हारे थे। आप 2022 का चुनाव देखिए, हमारी 4 सीटें ऐसी हैं जो 1000 से कम मार्जिन की है। और भाजपा ने जो है इस चुनाव में धन बल केंद्र नेतृत्व और उसके साथ साथ लोगों की भावनाओं को भी ठगा है। ये चुनाव भावनाओं के आधार पर भाजपा ने अकेला मंडी विधानसभा में लड़ा है, मंडी जिला में लड़ा है, बाकी पूरे हिमाचल में भाजपा का सफाया है। ये तो बात है जिला मंडी की। आपका जो गृह क्षेत्र है, जहां से चंपा ठाकुर जी चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पंडित सुखराम के सुपुत्र अनिल शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, और बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे थे कि इस बार वो चुनाव हार जाएंगे। पर अगर आप मार्जिन देखेंगे जीत का, 10,006 वोटों से जीत कर आए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वोटों का जो मार्जिन है जी, जिस मार्जिन के आधार पर अनिल शर्मा जीत करके आए हैं जी, आप देखेंगे कि ये जो कांग्रेस का इस बार का जो संगठन था, जो संगठन की प्रणाली थी, वो कहीं ना कहीं दल बलुओं से भरी हुई थी। बिल्कुल अंतिम समय पर अनिल शर्मा के समर्थकों ने छिटक करके कांग्रेस के संगठन को कमजोर कर दिया। फिर मौजूदा मुख्यमंत्री के द्वारा मंडी में आकर के ये कहना कि कांग्रेस की सरकार एक तो बनेगी नहीं, अगर बनेगी तो हम उसे चलने नहीं देंगे। तीसरी बात, मंडी सदर में आप देखिए कि चुनाव के समय जिस तरह से राजनीतिक डिबेटें हुई, खुले मंच पर जिस तरह से भाषण दिए गए, तो मंडी को जो है मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा के तौर पर दिखाया गया। कोटली के लोगों को
वहां पर स्थापित हो रही विद्युत परियोजना के नाम पर ठगा गया। मंडी सदर हलके को ये कहा गया कि अगर मंडी सदर हलका मंडी जिला मुख्यमंत्री के साथ चलता है तो अनिल शर्मा को एक बड़ा ओहदा मिलेगा। मंत्री पद की चाह में, मुख्यमंत्री के भावनात्मक कार्ड में, अनिल शर्मा के द्वारा भेजे गए दल बंधुओं से कांग्रेस का संगठन इतना जकड़ चुका था कि इस चुनाव में वो सब चीजें लागू हुई। बाकी अगर आप दूसरे पहलू से देखें तो मंडी सदर में चंपा ठाकुर ने अनिल शर्मा को एक कड़ी टक्कर दी है। धन बल, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, साथ में लगती विधानसभा में बैठे हुए पावरफुल मंत्री, इनके होते हुए आप इस लहर में जहां पर भावनात्मक कार्ड खेला जाता है, अगर आप 10,000 के मार्जिन से हारते हैं तो मैं ये नहीं समझता कि आप ये समझे कि हम शून्य हो गए। आप देखिए जब अनिल शर्मा कांग्रेस से लड़ते थे तो उनका मार्जिन 3500 के आसपास रहता था। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो भाजपा में गए हैं तब वो 10,000 से जीत रहे हैं, तब हमारा कैंडिडेट 10,000 से हार रहा है। नहीं, ये कुछ कमियां रह जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे लोगों को दिमाग के आधार पर ना ठग करके दिल के आधार पर ठगा जाता है। तो ये सब चीजें इस बार पूरी तरह से लागू हुई हैं। ये मंडी के हार में इन चीजों का बड़ा फैक्टर रहा है। पर एक चीज तो माननी पड़ेगी कि सरकार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बनी है। मंडी जिला के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 10 में से मात्र एक विधायक कांग्रेस पार्टी से विधानसभा गया है, धर्मपुर विधानसभा से चंद्रशेखर जी। और उनको भी क्या दायित्व जिम्मेवारी मिलती है वो देखने वाली बात होगी। पहली बार चुनाव जीत कर गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये दिखता है कि किस तरह से बैलेंस किया जाएगा ये जो एक इम्बैलेंस वाली पोजीशन यहाँ पर क्रिएट हुई है। क्योंकि अगर विधायक जीत कर जाते तो मंडी एक बड़ा क्षेत्र है, यहाँ से कम दो से तीन मंत्री बनते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा स्पेस क्रिएट हुआ है। बीजेपी सरकार में तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी खुद यहाँ से मुख्यमंत्री रहे। पर आज सिचुएशन है कि 9 विधायक बीजेपी के हैं, एक कांग्रेस का है। अब क्या परिस्थिति, क्या लग रहा है आपको? ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, एक जो वैक्यूम बना है, जो गैप बना है, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे रिकवर करेगी? देखिए अभी आपने मेरे से एक पीछे जो प्रश्न पूछा, आपने बिल्कुल जी अपने इस सवाल में उसी प्रश्न का जवाब दे डाला है। जी आपने कहा कि ये अनबैलेंस हुआ है, ये जो गैप बना है। तो जब बैलेंस था, जब भाजपा की सरकार थी 2017 में, जब मंडी हलके से 9 विधायक चुन करके भाजपा में थे, जो निर्दलीय विधायक जीत करके आए थे जोगिंदरनगर से, उन्होंने भी अपना समर्थन भाजपा को दे डाला था। तो फुली बैलेंस सरकार थी, मंत्री पद भी थे। फिर भी मंडी ने जिन कमियों को सहा है वो लोग अच्छे से जानते हैं। ये अनबैलेंस होना, मुख्यमंत्री पद और इस पद के बगैर विधानसभा का विकास असंभव, ये ही भावनात्मक कार्ड है। इसी को भावनात्मक कार्ड कहा जाता है। अगर आप दूसरे शब्दों में देखेंगे तो क्या उन विधानसभाओं का विकास नहीं हुआ जिन विधानसभाओं को मंत्री पद नहीं मिले, या उन विधानसभाओं का विकास नहीं हुआ जिन विधानसभाओं के विधायक हार चुके थे? तो आप देखेंगे कि सुजानपुर एक ऐसा उदाहरण है जहां पे मुख्यमंत्री जी को चुनाव हारना पड़ा विकास की वजह से, और वहां पे विकास वो इंसान करवा गया जो मात्र एक विधायक जीता हुआ था, मंत्री पद नहीं था। तो ये कहना कि मंडी में गैप पड़ गया है, ये भी गलत है। हमारा नेतृत्व पूरी तरह सक्षम है मंडी के विकास में। हम वचनबद्ध हैं पूरे हिमाचल के लिए। मंडी विधानसभा, मंडी जिला, इसे कितने मंत्री पद मिलते हैं, मिलता भी है या नहीं मिलता है, ये केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में तय करेगा। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि मुख्यमंत्री होते हुए एक विधानसभा तक सीमित हो जाना, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की बराबर ताकत रखते हुए एक जिले तक सीमित हो जाना, और उसके बाद मात्र अपनी सीट को जितवाना, उसके बाद अपने ही पुत्र का चुनाव हार जाना, मुख्यमंत्री होते हुए
केवल मंडी जिला की सीटों को ही जीत पाना, ये सब कांग्रेस की डिक्शनरी में नहीं है। हम हमीरपुर के मुख्यमंत्री को सुजानपुर में भी हरा सकते हैं। हम शिमला के मुख्यमंत्री के माध्यम से समूचे हिमाचल का विकास भी करवा चुके हैं। हम नदौन के माध्यम से समूचे हिमाचल को विकास के ऊपर बिठाएंगे, विकास की एक नई गाथा लिखेंगे। ये बात भी मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट शब्दों में कह दूं। भले ही बीजेपी जीती है, उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला है, जो कुछ भी किया है, पर कांग्रेस का जो संगठन के अंदर जो चीजें रही हैं वो इतनी आसान नहीं है, वो बड़ी भयावह सिचुएशन है। 10 में से 9 सीटें हार जाना किसी भी पार्टी या संगठन के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी जिले में जहां पर 10 सीटें हैं, वहां पर आप 9 सीटें हार जाते हैं, वो आत्मविश्लेषण का विषय है। और मैं समझता हूं कि हमारा नेतृत्व पूरी तरह सक्षम है इन सब चीजों की भरपाई करने के लिए। हम कांग्रेस है, हम वापसी करेंगे। हमने प्रदेश में सरकार को वापस लाया, हम केंद्र में सरकार को वापस लाएंगे। उसी तरह से हम मंडी जिला में भी वापस आएंगे। हम वो दौर फिर वापस लाएंगे जब हम मंडी जिला में कांग्रेस का वर्चस्व स्थापित करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए कि अगर 2024 के चुनाव की तरफ देख रहे हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो मंडी की राजनीति को सही किए बिना प्रदेश में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, क्योंकि मंडी प्रदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और फाइनली आज के सेशन में रवि जी आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। में आए बहुत सारे यंगस्टर हैं जो आज आपकी तरफ देख रहे हैं, युवा चेहरे की तरफ देख रहे हैं, बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। ऐसे युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश की, इस प्रदेश की, अपने सदर हलके की युवा शक्ति को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं वो कांग्रेसी कार्यकर्ता हूं जो अटल बिहारी वाजपेयी को देख करके राजनीति के क्षेत्र में आया था। भाजपा के दल का मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन कांग्रेस की मैं आपको जिम्मेवारी देता हूं कि कांग्रेस किसी का निजी संगठन नहीं है। कांग्रेस हर उस व्यक्ति का संगठन है जो बात करता है विकास की, जो बात करता है अहिंसा की, जो बात करता है धार्मिक सद्भाव की। कांग्रेस हर उस व्यक्ति का संगठन है। तो आइए और देश निर्माण में अपना योगदान दीजिए। जितने दोस्त इस लाइव में हमारे साथ जुड़े थे, आपको बता दें आज युवा तुर्क हमारे साथ जुड़े थे। रवि राजपूत जी यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है। बेबाकी से अपनी राय इन्होंने रखी और क्यों राजनीति में आई ये सारी बातें इन्होंने रखी। अगर आपको इनके विचार अच्छे लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरा नाम है रवि शर्मा और प्रोग्राम का नाम है सीधी बात, पेज का नाम है सैनसम डिजिटल। एक बार फिर से मिलते हैं आपके साथ एक नए मुद्दे के साथ, एक नए चेहरे के साथ। आज के इस लाइव में इतना ही। लाइव जुड़ने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।